अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम रोबोटिक्स की क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 3 की तरफ हैं, जिसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये न्यूमेरिकल किया था कि मैग्नीट्यूड, हमने यूनिट वेक्टर पता किया था कि यूनिट वेक्टर कितना है और उसकी अपनी लेंथ 5 टाइम्स थी इस यूनिट वेक्टर के। और इसके अंदर 1 हमने क्यों लिखा था, क्योंकि ये स्केलिंग फैक्टर ही है, ओरिजिनल वेक्टर मौजूद है जिस शक्ल में था। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रेम एट ओरिजिन ऑफ अ फिक्स रेफरेंस फ्रेम। अब हमारे पास इस केस के अंदर 2 फ्रेम आ जाएंगे। एक तो फ्रेम है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जी से, और ये याद रखिएगा ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब ये कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिजिड बॉडी है, उसका एक अपना रेफरेंस फ्रेम होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NOA से, जो कि मूविंग फ्रेम कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम जो कि XYZ है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अभी आपके सामने ये पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर के अंदर ये रोबोटिक हैंड है जो कि एक रेफरेंस फ्रेम पे मौजूद है, उसके ओरिजिन पे मौजूद है। XYZ ये 3 हमारे पास एक्सिस मौजूद है। इसके अंदर ये रोबोटिक हैंड है और रोबोटिक हैंड का जो एंड इफेक्टर है उसके साथ एक मूविंग फ्रेम अटैच है जिसको हम कहेंगे NOA। N का मतलब है नॉर्मल, O का मतलब है ओरिएंटेशन एंड A का मतलब है अप्रोच एक्सिस, जिसको मैं नोआ कहूँगा। नोआ। N होमोलॉगी है X के, नो O होमोलॉगी है Y के, और A होमोलॉगी है Z के। तो नोवा के ये तीनों एक्सिस भी एक दूसरे के आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, जिसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को शो करेंगे। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, दोनों रेफरेंस फ्रेम की बात करें जो कि इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आएगा फिगर नंबर 2.7 के अंदर, तो हमारा एक ओरिजिन है, उस एक ओरिजिन से XYZ और नोवा के वर्टिसेस बन रहे हैं। अगर हम इस नोवा के वर्टिसेस में सिर्फ O को फोकस करें तो O का डिस्टेंस X से कितना है, ये रहा X एक्सिस से, ये रहा OX। O का डिस्टेंस Y एक्सिस से कितना है, ये रहा OY। O का डिफरेंस Z एक्सिस से कितना है, ये रहा OZ। ये कब मैट्रिक्स बनेगा, जब दोनों के ओरिजिन सेम होंगे, जो कि फिगर नंबर इक्वेशन नंबर 2.7 है। व्हाट इफ अगर हमारे पास ये मूविंग फ्रेम ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर के फासले पे हो, तो यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इस पोजीशन वेक्टर को भी हमें मैट्रिसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो अब ये बनेगा 4x4 का मैट्रिक्स, जिसके अंदर पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा लास्ट कॉलम में PX PY PZ और इसका स्केलिंग फैक्टर है 1। अब जरा देखिएगा, ये जो हमारे पास ओरिएंटेशन थी NOA की, नोआ X के अंदर, ये देखिए NOA X, NOY, NOA Y के अंदर, और ये आ गया आपके पास नोआ Z के अंदर। अब लास्ट जो रॉ है इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने 0 लिखी है, क्योंकि हम इसको एक सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहते थे या होमोजीनियस मैट्रिक्स बनाना चाहते थे, क्योंकि जब होमोजीनियस मैट्रिक्स होगा तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शंस थे। अगर आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को आप 3x4 क्रिएट कर सकते थे, 3 रॉस और 4 कॉलम। उसको मल्टीप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमने इसके अंदर एक और रॉ क्रिएट कर दी जिसमें हमने सारे एलिमेंट 0 कर दिए, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी होमोजीनियस मैट्रिक्स बन जाए, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसके अंदर देखिएगा हमारे पास है अ फ्रेम F शोन इन द फिगर 2.9 इज लोकेटेड 357 यूनिट। ओके, हम फिगर नंबर 9 पे आए और हमने कहा कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसको हमने जूम इन किया और कहा कि हाँ, इसको अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट P है जो कि XYZ रेफरेंस फ्रेम के अंदर मौजूद है, और ओरिजिन से लेके इस फ्रेम तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो है P। इस फ्रेम यानी ये जो मूविंग फ्रेम है इसका N, O और A। N जो है, गौर से देखिएगा, ये X के बिल्कुल पैरेलल है, और O और A को अगर हम देखें
तो देखिएगा मैंने आपको बताया था नोआ n x के बराबर, o y के बराबर, a z के बराबर। हमने x को पैरेलल रख के रोटेट किया, तो x तो पैरेलल हो गया, n से n और x आपस में पैरेलल हो गए, तो रोटेट क्या होंगे, या o होगा और a होगा, और जो ये रोटेट हुआ है इसका एंगल है 45 डिग्री, तो ये o एंगल बनाएगा 45 डिग्री y से। a रोटेट हुआ है, कितना रोटेट हुआ है 45 डिग्री फ्रॉम, ये z एक्सिस था, ये रहा z एक्सिस, z एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हुआ है। तो यही सवाल यहाँ पे शो है। A frame F shown in the given figure 2.9 is located at 357 unit with its n axis parallel to x, o axis at 45 degree relative to y, and a axis at 45 degree relative to z. The frame can be written as this. अब जरा देखिएगा 357 यूनिट वेक्टर और 357 इसका पोजीशन वेक्टर आया, स्केल वेक्टर हुआ 1। चूंकि ये वेक्टर, चूंकि ये पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि ये n इज पैरेलल टू x, इसकी वजह से देखिएगा n यानी यहाँ पे nx होता था तो यहाँ पे 1 आ गया, और चूंकि ये पैरेलल है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 लिखे जाते हैं और राइट साइड पे भी ये सारे एलिमेंट 0 लिखे जाते हैं। एंगल बना है 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री इज 0.707, साइन 45 डिग्री इज अगेन 0.707, मगर यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रही है। अब ये क्यों आती है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, एक रिजिड बॉडी को एक स्पेस के अंदर शो करते हैं, जब वो ओरिजिन पे ना हो तो हमें पोजीशन वेक्टर की मदद चाहिए, और इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमें एक होमोजीनियस मैट्रिक्स चाहिए जो कि 4x4 एलिमेंट्स का होगा, जो कि ये रहा। अब जरा देखिएगा, हमने ये कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2.9, इसमें ये जो 9 पॉइंट्स है ना, n o a की 3 रॉस, ये टोटल 9 चीजें हैं, ये 9 ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो है ये हमारे पास पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन, 12 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन। कैसे 12 पीस, 3 3 3 9 और ये 3 12, बाकी ये 0 0 0 1 को हटा दें। 12 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन, 9 जिसमें से ओरिएंटेशन है और 3 हमारे पास पोजीशन है, और एक हमारे पास स्केलर वेक्टर है, और बाकी सारे जीरोस हैं जिसको हम हटा सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर सपोज करने के लिए। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमने ये कहा कि आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, उसके अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमारे पास 3 एक्सीज हैं, x y z। इन तीनों एक्सीज के अंदर अगर ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो हम कहते हैं कि ये 3D हो गया, यानी x की डायरेक्शन में मूव करेगा, y की डायरेक्शन में मूव करेगा, z की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो है 3D, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मगर अगर हम कहें कि x की डायरेक्शन में वो मूव के साथ साथ रोटेट भी कर सकता है, y की डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, z की डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, तो इसका मतलब 3 ट्रांसलेशन मोशन हुए और 3 रोटेशन मोशन हुए। तो इस केस में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी 6। मगर हमारे पास तो टोटल 12 हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, हमारे पास तो 12 हैं, 12 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मगर अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक घूम सकता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 12 को कंस्ट्रेन करके 6 पे लाना पड़ेगा। 12 से 6 का सफ़र कैसे होगा कि आपको कुछ फैक्टर्स को कंस्ट्रेन यानी फिक्स करना पड़ेगा, यानी वो मूव नहीं होंगे, और वो कौन से 6 पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। ये याद रखिएगा, जैसे नोआ है, ये वर्टिसेस है, और इनके आपस में जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का होगा, और सारे यूनिट वेक्टर्स 1 के बराबर होते हैं, ये हमें पता है। अगर मैं n का डॉट o के साथ लूँ तो n डॉट o यानी a डॉट b का फॉर्मूला है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा इस केस में 90 डिग्री है, तो cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसी वजह से n का डॉट o के साथ 0, n का डॉट a के साथ 0, a का डॉट
ओ के साथ भी 0 हो जाएगा, और NOA जो कि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लाजमन 1 के बराबर आएगा, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसको ज़रा हम कॉम्प्लिकेट करते हैं और हमने कहा कि व्हाट इफ अगर हम डॉट प्रोडक्ट के बदल क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो अगर हम n को क्रॉस करें o के साथ, अब क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें आंसर एक वेक्टर यानी एक डायरेक्शन आएगी। तो n और o का जब हम क्रॉस करते हैं तो इससे तीसरा वर्टेक्स और एक्सिस निकलता है, जो कि आएगा a एक्सिस। तो n क्रॉस o का आंसर आता है a, मगर इजी कैलकुलेशन डॉट की मदद से आ सकती है, यानी n डॉट o इज इक्वल टू 0। ये इजी कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बाद हम एक दूसरी मुश्किल चीज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।